सर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो शुरू करते हैं सर। आज हम करेंगे कंपनी लॉ का आखिरी चैप्टर। और सर इस चैप्टर का नाम है अकाउंट्स एंड ऑडिट्स। ठीक है सर, इस चैप्टर के अंदर ऑडिट वाला सेक्शन हट चुका है। और ऑडिट वाला जो अगर आप स्टडी पे खोल के देखेंगे तो इसके अंदर ऑडिट के नाम से एक हेडिंग आ रही होगी नीचे। नीचे सर जैसे ये खत्म हो जाएगा ना हैंड आउट, तो स्टडी पैक के अंदर जो इस हैंड आउट के अंदर टॉपिक्स कवर हैं, ऑथेंटिकेशन और डायरेक्टर रिपोर्ट जो स्टडी पैक आ रहा है उसके उसके अंदर स्टडी पैक के अंदर ऑथेंटिकेशन और डायरेक्टर रिपोर्ट के बाद ऑडिट का एक सेक्शन आएगा जो कि आईकेएब ने रिमूव कर दिया। ठीक है, अब वो टेस्ट नहीं हो रहा होगा। तो सर आज की क्लास में हम करेंगे आखिरी चैप्टर अकाउंट्स एंड ऑडिट। अब देखो, असल में आप जो सीए के अंदर इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग या आप अकाउंटिंग हर कंपनी को या आप सीए के अंदर इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग या FR1 या FR2 पढ़ रहे होते हो, या ICMA के अंदर हम पढ़ रहे होते हैं, या दूसरी क्वालिफिकेशन MBA के अंदर हम अकाउंटिंग पढ़ रहे होते हैं। सर ये बेसिकली अकाउंटिंग आई क्यों? सर अकाउंटिंग जो है ना लॉ की रिक्वायरमेंट होती है, पूरी दुनिया के अंदर हिसाब किताब करने की एक रिक्वायरमेंट होती है, जिसके अंदर हर कंपनी को जैसे कंपनी लॉ ने कहा कि हर कंपनी को हिसाब किताब रखना है कि भाई मेरे पास कितने एसेट्स हैं, मेरी कितनी लाइबिलिटीज हैं, मैंने कितने खर्चे किए। ठीक है, मैंने कितने खर्चे किए, एक्सपेंडिचर किए, क्यों खर्चे किए, किस वजह से मैंने खर्चे किए। ठीक है ना सर, मैंने कितने पैसे कमाए, रिसिप्ट्स मुझे कितने पैसे मिले। रिसिप्ट्स मतलब पैसे मिले, एक्सपेंडिचर मतलब कितने खर्चे किए। सर कितने पैसे मिले, कितने रिसिप्ट्स मिले, कितने मैंने खर्चे किए सर, और क्यों किए, क्यों खर्चे किए, कौन सी वजह थी मैंने खर्चे किए, और पैसे आए मेरे पास, रिसिप्ट आई तो क्यों आई, क्या वजह थी, किसकी अगेंस्ट मेरे पास आई। मैंने पूरे साल के अंदर सेल कितनी की, मैंने पूरे साल के अंदर अगर कोई प्रोडक्ट बनाया तो उसकी क्या कॉस्ट थी, मेरे कितने एसेट्स हैं, मेरे कौन कौन से एसेट्स हैं, मेरी कितनी लाइबिलिटीज हैं। ठीक है, अगर मैंने कोई सर्विस दी ड्यूरिंग द ईयर, अगर मैंने कोई सर्विस दी ड्यूरिंग द ईयर, लेट सपोज हमारी कंपनी है, उसका काम है जैसे सर पर्ल कॉन्टिनेंटल क्या प्रोडक्ट सेल करती है? नहीं सर, वो प्रोडक्ट तो सेल नहीं करती, वो क्या देती है सर, वो सर्विस प्रोवाइड करती है। तो सर उनका रेवेन्यू क्या होगा? सर उनकी सर्विस प्रोवाइड करना उनका रेवेन्यू। एक रेस्टोरेंट का सर उनका रेवेन्यू क्या होता है? सर उनका रेवेन्यू गुड बना के सेल नहीं करना होता, उनका होता है सर सर्विस प्रोवाइड करना, जो भी सर्विस देते हैं। जैसे सर यूफोन या कोई भी ये मोबाइल जो मतलब मोबाइल कम्युनिकेशन वाले नेटवर्क्स हैं सर, यूफोन हो गया, मोबलिंग हो गया सर, ये टेलीकम्युनिकेशन वाले जितनी भी कंपनीज हैं, ये क्या दे रही होती है सर? ये सर्विस दे रही है। कोई प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं? नहीं, प्रोडक्ट सेल नहीं कर रही, सर्विस दे रही है। अगर आप कोई सर्विस दे रहे हैं या परचेज कर रहे हैं या कोई गुड्स परचेज कर रहे हैं तो सर वो भी आपने बताना है। तो ये सारी लॉ की रिक्वायरमेंट है। अगर मैं कोई खुद से गुड बना रहा हूँ, अगर मैं कोई खुद से सेल्फ कंस्ट्रक्ट कर रहा हूँ, कोई बिल्डिंग में खुद से बना रहा हूँ, या मेरी कंपनी है उसकी आदत है सर वो बाहर से, उसका ये काम है कि वो बाहर से गुड परचेज नहीं करती, वो खुद से बना रही होती है। जैसे कि टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज क्या करती हैं, अगर आप नूरियाबाद की तरफ जाएं तो वहां पे लकी सीमेंट है, लकी निट है, ठीक है ना, ये बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं। जैसे कि वहां पे जमपीर में सर वहाँ बिजली बनाने वाली कंपनीज है, इलेक्ट्रिसिटी सर प्रोड्यूस करने वाली। या एक टेक्सटाइल कंपनी जो होती है वो क्या करती है सर, वो कॉटन बाहर से खरीद के सर उसको प्रोसेस करके वहां से ना सर वो क्या करती है सर, धागा बना रही होती है, और धागे में से सर क्या करते हैं, वो फैब्रिक बना रहे होते हैं। ठीक है ना सर, स्पिनिंग करके इनको ना स्पिनिंग और सर वीइंग का प्रोसेस कहा जाता है। सर वो धागे सर कॉटन को इतना थिन कर लेते हैं कि उसमें से धागा बन जाता है, उसके बाद वो फैब्रिक बना रही है। ये क्या होती है, मैन्युफैक्चरिंग कर रही है। तो जितनी भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं उस उन्होंने कितना लेबर लगा, उनका कितना मटेरियल था, कितनी कॉस्ट लगी, तो सर ये सारा मैन्युफैक्चरिंग का खर्चा ये अकाउंटिंग कहती है कि आपने रिकॉर्ड रिकॉर्ड करना है। तो ये सारी लॉ की रिक्वायरमेंट है। लॉ कहता है आपको कि आपने, लॉ कहता है आपको कि आपने इन सब चीजों के बुक्स मेंटेन करने, हिसाब किताब मेंटेन करना है। आपको लॉ कहता है कि आपने हिसाब किताब इन सब चीजों का मेंटेन करना है। तो लॉ ने इन सब हिसाब किताब को एक वर्ड दिया, प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स। क्या वर्ड दिया? प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट। प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट मतलब आपने बुक्स ऑफ अकाउंट मतलब हिसाब किताब मेंटेन करना है सही तरीके से। ठीक है ना, जैसे वो कंपनी की हर ट्रांजेक्शन, हर पैसों वाली एक्टिविटी का
सर वो क्या दे सके, एक सर आपको एक लुक दे सके कि कंपनी ने कौन कौन सी ट्रांजेक्शन की, जो कि आप रियल लाइफ में कर रहे होते हैं। जर्नल लेजर बना, पहले जर्नल बनाते हैं, आप एंट्री करते हैं, फिर जर्नल लेजर बनाते हैं। जर्नल लेजर के बाद सर आपका ट्रायल बैलेंस बनता है। सर साथ में पार्टी वाइज कंट्रोल अकाउंट, डेटर लेजर कंट्रोल अकाउंट, सर क्रेडिटेड लेजर कंट्रोल अकाउंट, सर कैश बुक, सर ये सारी चीजें। उसके बाद फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनती है, जिसके अंदर स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंप्राइज ऑफ 5 चीजें। फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंप्राइज ऑफ 5 चीजें सर, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो एंड नोट्स टू अकाउंट्स। ठीक है ना। तो सर यही हिसाब किताब है। ये सब क्या करता हूँ मैं, ये सब बुक्स मेंटेन करता हूँ, प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन कर रहा होता हूँ मैं। सर लॉ ने बोला बुक्स, प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट कब समझे जाएंगे सर, इस वजह से समझे जाएंगे प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट जब समझे जाएंगे जब मैं जितने भी पैसे मुझे रिसीव्ड हो, जितने भी पैसे मुझे मिले, जितने भी पैसे मैं खर्च करूं, ठीक है ना, वो सारी मैं चीजें लिखूं, वो सारी चीजें मैं बताऊं। मैं ये भी बताऊं कि ये अगर पैसा मुझे मिला, ये अगर रिसिप्ट मुझे मिली, तो सर ये पैसा मेरे पास आया तो ये किसके अगेंस्ट आया, ये अगर पैसा मैंने किसी चीज के अगेंस्ट खर्च किया, एक्सपेंडिचर किया मैंने, तो ये किसके अगेंस्ट किया मैंने सर फोटोकॉपी पे पैसे लगाए, सर मैंने सर जनरल मेंबर्स की मीटिंग पे पैसे लगाए, या मैंने कोई मशीन खरीदी, मैंने कोई एसिड खरीदा, या अगर मैंने कोई पैसे मुझे मिले तो मैंने क्या चीज सेल की, क्यों मैंने लोन लिया। तो सर ये सब कुछ बताना है, कि आपने बताना है कि जो आपको पैसा मिला, जो आपने खर्चा किया, वो सब कुछ आपने बताना है, और ये भी बताना है ये आपने क्यों, आपको पैसा मिला और क्यों आपने खर्चा किया। दूसरी चीज, पूरे साल के अंदर आपने कब कितनी सेल की, पूरे साल के अंदर आपने कितनी परचेजेस की, कि पूरे साल के अंदर आपने कितनी सेल की, और पूरे साल के अंदर आपने अगर कोई गुड परचेज किया वो भी बताओ, अगर आपने कोई सर्विस परचेज की है तो वो भी बताओ। सर्विस परचेज मतलब जैसे अगर आप, जैसे आजकल टैक्स कंसल्टेंट का हिसाब किताब चल रहा है कि कंपनीज को अपनी टैक्स कैलकुलेट करवाने के लिए, अब हर किसी का तो एफबीआर के अंदर उसकी महारत नहीं है ना, एक्सपर्टाइज नहीं है, तो कंपनी के अंदर वो क्या करते हैं, टैक्स लॉयर को हायर करते हैं। टैक्स लॉयर क्या करता है, कंपनी के बेहाफ पे कंपनी का वकील बन जाता है, और सर वो उनको टैक्स कैलकुलेट करके दे देता है, रिटर्न फाइल करके दे देता है। अब कंपनी ने क्या किया सर, सर्विस परचेज की। किससे सर्विस परचेज की सर, टैक्स लॉयर से। तो ये क्या हुई सर, परचेजेस ऑफ सर्विसेज। परचेजेस ऑफ गुड्स क्या होती, अगर आप कोई गुड खरीदते, इन्वेंट्री खरीदते या कुछ भी खरीदते, तो सर आपने बताना है आपने कितनी सेल की, कितने गुड्स खरीदे या सर्विस खरीदी। ठीक है ना, प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट की डेफिनेशन बता रहा हूँ। पहली क्या थी, कितने पैसे मिले, कितने पैसे खर्च किए, क्यों किए, वजह बताओ। ठीक है ना सर, कितनी सेल हुई, कितनी मैंने परचेजेस की, क्या परचेज किया, गुड्स परचेज की, सर्विस परचेज की, वो बताओ। कितने मेरे कंपनी के टोटल एसेट्स हैं, कितनी मेरी कंपनी की टोटल लायबिलिटीज हैं, कितने मेरे एसेट्स हैं, कितने मेरे कर्जे हैं, वो बताओ। आराम से आसान अल्फाज में बैलेंस शीट बता दो सर। उसके बाद अगर कोई चीज आपने खुद से बनाई है, कोई चीज आपने खुद से बनाई है, कोई भी चीज खुद से प्रोड्यूस की है, तो उसको प्रोड्यूस करते वक्त, प्रोसेस करते वक्त, प्रोड्यूस से लेके, जैसे आपने कॉटन खरीदी, कॉटन को आपने पूरा जो प्रोसेस किया उसको धागे में कन्वर्ट करने के लिए, या फैब्रिक में कन्वर्ट, कपड़े में कन्वर्ट करने के लिए, जो ये पूरा प्रोसेस हुआ सर, प्रोडक्शन, प्रोसेसिंग और मैन्युफैक्चरिंग तक, जो भी ये पूरा प्रोसेस हुआ, उस पूरी की कॉस्ट हमें बताओ कितनी लगी, कितना लेबर का टाइम लगा, कितने पैसे आपने लेबर को दिए, कितने की आपने मटेरियल लगा सर, कितने के आपके ओवरहेड्स लगे वहां पे फैक्ट्री के अंदर, सर आपके गार्ड के कितने पैसे लगे, फैक्ट्री का रेंट कितना आया, बिजली के खर्चे, सर डीजल का खर्चा, ये सारी बातें बताओ। उसके बाद अगर आप कोई माइनिंग एक्टिविटीज कर रहे हो, मतलब जमीन के अंदर से कोई चीज मिनरल्स वगैरह निकालते हो, आपकी कंपनी का ये काम है सर, मिनरल्स निकालना। ठीक है ना, तो सर वो भी आप बताएं, अगर इस तरीके का कोई काम है, नहीं है तो नहीं बताएं। ठीक है ना, तो सर ये आपके हो गए बुक्स ऑफ अकाउंट। सर हर कंपनी को बुक्स ऑफ अकाउंट लॉ कहता है कि कितने साल के लिए आपने बना के रख देने। जैसे अगर एक कंपनी है 2005 के बुक्स ऑफ अकाउंट बना रही है, उसका फाइनेंशियल ईयर एंड है सर जून 30 2005 के उसने बना लिए, तो सर अब वो ऑडिट तो हो जाएंगे, लेकिन वो कंपनी को कितने साल संभाल के रखने, 10 साल। 10 साल उसने अपने पास सॉफ्ट में संभाल के रख लेने। ठीक है ना, 10 साल मतलब 2015 तक सर उसने संभाल के रखने। जैसे
हर साल के जैसे सर जून 2020 के अभी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना लिए, जनरल लेजर बना लिए, अब सर या उसके वाउचर्स वगैरह सब कुछ बना लिए, अब वो कितने साल के संभाल के रखने सर, वो 10 साल के लिए संभाल के रखने, मतलब सर जून 2030 तक उन्होंने संभाल के रखने, फिर भरे वो जला दे, ठीक है ना। और सर अगर कोई लिक्विडेट कंपनी लिक्विडेट होने वाली होती है, कोई कंपनी बंद होने वाली होती है, तो सर उस कंपनी को क्या वो अपने अकाउंट्स बनाएगी? क्या सर जो कंपनी बंद होने वाली है क्या वो अपने अकाउंट्स बनाएगी? बिल्कुल सर। सर अब बात यह है कि कंपनी को लिक्विडेट करते वक्त हमेशा लॉ क्या करता है, लिक्विडेट जो भी कंपनी हो रही होती है तो एक लिक्विडेटर को अपॉइंट करता है। लिक्विडेटर एक वो बंदा होता है, लिक्विडेटर एक वो बंदा होता है जिसका काम, जो एक्सपर्ट होता है कंपनी के बंद करवाने में, प्रोसेस में। उनका काम यही होता है कि जब भी कंपनी एक वाइंड अप हो रही होती है तो उनको बंद करवाने का प्रोसेस उनको पता होता है, तो सर उनको हायर किया जाता है लिक्विडेटर को, और वो कंपनी को बंद करवाने के सारे प्रोसेस करते हैं। तो लॉ ने लिक्विडेटर को कहा जब भी कंपनी बंद हो रही होगी तो ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इट्स वाइंडिंग अप, इट्स योर रिक्वायरमेंट टू प्रिपेयर द अकाउंट्स, प्रिपेयर द प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट। जब वो कंपनी बंद हो रही होगी तब उस वक्त करंट करंट मतलब आप करंट पोजीशन पे, जब वो कंपनी बंद हो रही होगी, आप उस वक्त के, जब वाइंडिंग अप हो रही होगी, आप उस वक्त के उसके बुक्स ऑफ अकाउंट बनाओगे। आप बताओगे इसकी अब तक, जब तक वाइंड हो रही थी, कितनी सेल हुई चुकी थी, कितनी परचेजेस हो चुकी थी, क्योंकि जरूरी तो नहीं है ना वो ईयर एंड में बंद हो रही हो। ईयर एंड जून 30 है वो मार्च में बंद हो रही है, ईयर एंड जून 30 है वो जनवरी में बंद हो रही है, ईयर एंड जून 30 है वो मई में बंद हो रही है। तो मई तक के अकाउंट्स बनाओ, जिस दिन लिक्विडेट हो रही है उस दिन तक आप अकाउंट्स बनाओ। तो सर ये हिसाब किताब है। सर अब बात ये है कि मैं जो, सर यहां से लेके ना यहां तक रीड कर लें तो फिर आगे बढ़ लेते हैं, ठीक है ना। यहां से लेके यहां तक रीड करो तो फिर सर आगे बढ़ते हैं हम, ठीक है। जल्दी से रीड कर लें सर। अब अगर पेपर के अंदर सवाल आ जाए ना, पेपर के अंदर सवाल आ जाए कि प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट कब समझे जाएंगे, प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट कब समझे जाएंगे कंपनी, व्हेन अ कंपनी इज कंसीडर्ड टू मेंटेन अ प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट, तो जवाब क्या होगा? जब ये वाली चीजें, जब ये वाली चीजें, कौन सी वाली चीजें? ये वाली, ऑल सम्स ऑफ मनी रिसीव्ड से लेके सर ये वाइंडिंग अप तक, ऑल सम्स ऑफ मनी रिसीव से लेके वाइंडिंग अप तक आप लिख दोगे तो सर आपका जवाब हो जाएगा। वैसे एक्टिविटीज तक, माइनिंग एक्टिविटीज तक जो है ना प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट समझे जाएंगे, ठीक है। अब सर आगे बढ़ते हैं। बात ये, कंपनी जो भी ये जनरल लेजर बनाएगी, दो तरीके की कंपनीज है। एक कंपनी वो होती है जिनकी ब्रांच ऑफिस होती है, एक कंपनी वो होती है जिनकी ब्रांच ऑफिस नहीं होती। एक कंपनी वो होती है जिनकी ब्रांच ऑफिस होती है, एक कंपनी वो होती है जिनकी ब्रांच ऑफिस नहीं होती। सर ब्रांच ऑफिस जिनकी नहीं होती तो सर जो उनकी ऑफिस होती है तो एक ही ऑफिस होती है, वही उनकी रजिस्टर्ड ऑफिस होती है, वही उनकी रजिस्टर्ड। मैं दोबारा बता दूं, दो तरीके की कंपनीज होती है। एक कंपनी वो होती है जिनकी ब्रांच ऑफिस होती है, एक कंपनी वो होती है जिनकी ब्रांच ऑफिस नहीं होती, सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑफिस होती है, वही हेड ऑफिस होती है, वही रजिस्टर्ड ऑफिस होती है, जो कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्लॉज के अंदर रजिस्टर्ड ऑफिस आ रहा होता है, वही रजिस्टर्ड ऑफिस होती है, जो कि सर सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन को पता होता है, रजिस्ट्रार को पता होता है कि इनकी रजिस्टर्ड ऑफिस कहाँ पे है, क्योंकि रजिस्टर्ड ऑफिस से ही आपकी नोटिफिकेशन की कम्युनिकेशन हो रही होती है सर, उसी से ही आपकी, सर आपकी कम्युनिकेशन हो रही होती है। तो सर अब हिसाब किताब ये है कि जो कंपनी, रजिस्ट्रार आपका क्या करता है सर, रजिस्टर्ड ऑफिस पे ही आपको नोटिफिकेशन वगैरह सेंड करता है, आपको वहीं से ही टीसीएस वगैरह या लेपर्ड या कोरियर करना होता है। अब हिसाब किताब ये है कि जो कंपनी जिसकी एक ही ऑफिस है वो अपने बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन कहाँ पे करेगी, रखेगी कहाँ पे, रखेगी कहाँ पे सर, प्लेस कहाँ पे करेगी? हार्ड में सर जो फाइल्स बनती हैं, जो भी इनवॉइसेस होती हैं, वो कहाँ पे रखेगी सर? वो रखेगी, एक ही ऑफिस है तो वहीं पे रखेगी, रजिस्टर्ड ऑफिस में। लेकिन जिस कंपनी की, सवाल ये पैदा होता है, जिस कंपनी की हेड ऑफिस भी एक, सर जिस कंपनी की एक हेड ऑफिस है और 3 ब्रांच ऑफिस है, एक हेड ऑफिस है और 3 ब्रांच ऑफिस है। लेट सपोज कराची के अंदर हेड ऑफिस है सर, लाहौर के अंदर एक ब्रांच है, पेशावर के अंदर एक ब्रांच है सर, क्वेटा के अंदर एक ब्रांच है, ठीक है। अब सर मैं दोबारा रिपीट कर दूं, जो कंपनी जिसकी कोई ब्रांच नहीं, वो तो अपने सर बुक्स ऑफ अकाउंट वहीं पे मेंटेन करेगी जो कि उसकी ऑफिस होगी, वही इसकी रजिस्टर्ड ऑफिस होगी।
लेकिन जो कंपनी जिसकी ब्रांचेस भी है, इट मींस लेट सपोज एक एग्जांपल बना रहा हूं, एक उसकी हेड ऑफिस है और 3 उसकी ब्रांच ऑफिस है। कराची के अंदर हेड ऑफिस है, लाहौर के अंदर ब्रांच ऑफिस है। एक इलस्ट्रेशन दे रहा हूं मैं आपको, एक सर पेशावर के अंदर, एक कोयटा के अंदर। हुआ ये, अब लॉ कहता है, अब आप बताओ मुझे, एक मेरा सवाल है आपसे कि कंपनी ने अपने बुक्स ऑफ अकाउंट कहां पे मेंटेन करने हैं? सर बुक्स ऑफ अकाउंट पूरी कंपनी के, अब देखो ना पूरी कंपनी है ना, पूरी कंपनी है, पूरी कंपनी के अंदर कराची की ऑफिस भी आ गई, लाहौर की ऑफिस भी आ गई, कोयटा की भी ऑफिस आ गई, पेशावर की आ गई। पूरी कंपनी के जो आपने बुक्स ऑफ अकाउंट है वो कहां पे मेंटेन करने हैं हार्ड फॉर्म में? सर रजिस्टर्ड ऑफिस के अंदर। जो ऑफिस आपने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के अंदर जिसका नाम आपने रजिस्टर्ड ऑफिस बताया हुआ है कि दिस इज माय रजिस्टर्ड ऑफिस, जो आपने रजिस्ट्रार को बताया हुआ है, जिसके थ्रू आपकी एससीसीपी से कम्युनिकेशन होती है, ठीक है ना, तो सर उस ऑफिस के अंदर आप क्या करेंगे? अपने बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करेंगे। नॉर्मली हेड ऑफिस कोई रजिस्टर्ड ऑफिस कराया जाता है क्योंकि उसी के अंदर सब बैठे होते हैं। क्या अब सर ऐसा क्या हो सकता है कराची के अंदर चले मेरी हेड ऑफिस है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो है ना, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मेरे बैठने लगे हैं सर, मेरे सारे जो है ना लाहौर के, सारे पंजाब के, सारे लाहौर के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है। अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स चाह रहे हैं कि यार हम जो है ना अपने जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स है ना वो कराची से शिफ्ट करके हम लाहौर में लेके आ जाए, ठीक है ना। अब सर क्या वो ऐसा कर सकते हैं? क्या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एक ऑफिस से दूसरे ऑफिस में क्या अपने बुक्स ऑफ अकाउंट शिफ्ट कर सकते हैं? तो सर बिल्कुल कर सकते हैं सर। इन दैट केस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को क्या करना पड़ेगा? आपस में बोर्ड मीटिंग के अंदर रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा, आपस में बोर्ड के अंदर रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा, सारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से पूछना पड़ेगा, और अगर मेजॉरिटी ने हाँ बोल दिया हाँ भाई कर लें तो सर होगा, वरना नहीं होगा। सर फिर क्या होगा? जब रेजोल्यूशन पास हो जाएगा तो आप क्या करेंगे? रजिस्ट्रार को बताएंगे, रजिस्ट्रार को बताएंगे, रजिस्ट्रार भैया अब हमारे जो बुक्स ऑफ अकाउंट है ना वो कराची में मेंटेन नहीं होते, अब हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट कहाँ पे पड़े हुए हैं? सर लाहौर के अंदर पड़े हुए हैं। तो रजिस्ट्रार भैया भी क्या करेगा? वो अपने पास लाइक वाइज अपडेट कर देगा और आपकी जो सारी कम्युनिकेशन है ना अब लाहौर ऑफिस से करेगा। एक तरीके से आपकी रजिस्टर्ड ऑफिस चेंज हो जाएगी, एक तरीके से ये मान लें, एक तरीके रजिस्टर्ड ऑफिस चेंज हो जाएगी, ठीक है ना। तो सर या रजिस्टर ऑफिस चेंज भी नहीं हुई तो सर उसको रजिस्ट्रार को पता चल जाएगा, उसको बताना जरूरी है कि यार अब जो है ना बुक्स ऑफ अकाउंट कराची में नहीं लाहौर में पड़े हुए हैं, ठीक है ना। तो सर ये हिसाब किताब है, लेकिन ये कब तक करना है मैं इसके लिए प्रोसेस दोबारा बता दूं। हर कंपनी को अपने सर बुक्स ऑफ अकाउंट कहाँ पे मेंटेन करने हैं? रजिस्टर्ड ऑफिस के अंदर। क्या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर किसी और ऑफिस के अंदर मेंटेन कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। उनके लिए उनको क्या करना पड़ेगा? बोर्ड के अंदर रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा, और विद इन 7 डेज रेजोल्यूशन पास हो गया, उसके 7 दिन के अंदर, 7 दिन से ज्यादा टाइम हो गया तो रेजोल्यूशन नल एंड वॉइड हो गया, उसकी कोई अहमियत नहीं रहेगी, फिर दोबारा पास करवाना पड़ेगा अगर करना चाहते हो तो सर विद इन 7 डेज के अंदर आपने क्या करना होगा? रजिस्ट्रार को इंटीमेशन करना होगा और आप बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन कर सकते हैं। सर अच्छा एक और बात बताएं, ये तो सीन हो गया, ये तो यहाँ पे बात एंड हो गई। सर अगर कराची एक मेरी हेड ऑफिस है, अब एक नई इलस्ट्रेशन बना रहा हूं, मेरी एक हेड ऑफिस है कराची के अंदर, ब्रांच ऑफिस है हैदराबाद के अंदर, मीरपुर खास के अंदर, ठीक है ना। अब सर ये मेरी कराची के अंदर हेड ऑफिस है, हैदराबाद और मीरपुर खास के अंदर 2 ब्रांचेस है। ये बताएं सर जो ब्रांच की अकाउंटिंग होती होगी क्या उनको भी बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करने होंगे? बिल्कुल, ब्रांच को भी, हेड ऑफिस को अपने अलग बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करने, हैदराबाद की ब्रांच को अपने अलग बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करने, मीरपुर खास को अपने अलग बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करने। तो सर अब बात ये है, क्या ब्रांच हैदराबाद और मीरपुर खास क्या जो भी बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करेंगे क्या 100% पूरे के पूरे हेड ऑफिस ट्रांसफर करेंगे? नहीं सर, पूरे के पूरे करने की जरूरत नहीं है, जब उनको जरूरत पड़े तो तब दे देना, लेकिन पूरे के पूरे करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ और सिर्फ आप बैलेंस शीट समराइज रिटर्न बोला जाता है इनको ना, ट्रायल बैलेंस सेंड कर दो, बैलेंस शीट भेज दो,
ये स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, कैश फ्लो, सर चेंजेस इन इक्विटी, ये वाली जो चीजें है ना फाइनेंशियल स्टेटमेंट, उनको भेज दो। और सर ट्रायल बैलेंस वगैरह उनको भेज दो। इसको बोला जाता है समराइज रिटर्न। समराइज रिटर्न सिर्फ आप हेड ऑफिस को, अगर ब्रांच ऑफिस समराइज रिटर्न बना के सर किसको सेंड कर दे, हेड ऑफिस को सेंड कर दे, ठीक है ना, तो सर ये समझा जाएगा कि ब्रांच ऑफिस ने बुक्स ऑफ अकाउंट बनाने में कंप्लायंस कर ली। कंप्लायंस मतलब लॉ की बात मान ली, नॉन कंप्लायंस मतलब लॉ की खिलाफ वर्जी की, कंप्लायंस मतलब लॉ की बात मान ली। अगर आप समराइज रिटर्न मतलब ट्रायल बैलेंस ये चीजें बना के हर महीने या हर साल सर आप अपने हेड ऑफिस को सेंड करते हो तो ये सफिशिएंट बात मानी जाएगी कि आपने सर ये बात पूरी कर ली। सर अगर आप यहाँ से लेके यहाँ तक पढ़ लेंगे तो आपकी बात क्लियर हो जाएगी। इसमें से सवाल क्या आ सकता है मैं ये भी आपको बता दूं सर, इसके अंदर से सवाल ये आ सकता है इस पहली वाली पॉइंट के अंदर से, बुक्स ऑफ अकाउंट मस्ट बी केप्ट एट रजिस्टर ऑफिस ऑफ द कंपनी। इसमें से सवाल क्या आ सकता है पहले पैराग्राफ के अंदर कि अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स सर एक सिनेरियो इस तरीके से बन के आएगा आपके पास, अगर आया कि एक कंपनी है एबीसी लिमिटेड, उसके डायरेक्टर्स जो है उसके बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन होते हैं कराची के अंदर, सर लांडी के अंदर, उसके डायरेक्टर्स चाह रहे हैं कि हम अपने लांडी से बुक्स ऑफ अकाउंट मतलब वहां से मूव कर ले डिफेंस की तरफ। डिफेंस के अंदर भी उनका एक ऑफिस है, वो चाह रहे हैं हम लांडी से बुक्स ऑफ अकाउंट मूव करके अब हम मेंटेन करना शुरू करें डिफेंस के अंदर। इन द लाइट्स ऑफ कंपनीज एक 2017 आप उन्हें गाइड करें कि इस सिचुएशन में उनको क्या करना पड़ेगा। तो सर आप बताएंगे कि उनके डायरेक्टर्स को रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा और विद इन 7 days ऑफ सर रेजोल्यूशन उनको सर रजिस्ट्रार को इंटीमेशन करना पड़ेगा कि रजिस्ट्रार भैया हम जो है ना अब यहाँ पे बुक्स मेंटेन कर रहे हैं, ठीक है। दूसरी चीज, दूसरा सवाल क्या आ सकता है सेकंड पैराग्राफ के अंदर जो कि पहले भी आ चुका है कि व्हेन अ ब्रांच शैल बी, इफ द कंपनी हैज अ ब्रांच ऑफिस, तो फिर कब समझा जाएगा कि ब्रांच ऑफिस ने कंप्लायंस मेट कर ली है प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करने की। when it should be considered as branch has made the compliance to maintain the proper books of account, ठीक है ना। तो सर उसका ये दूसरा सवाल होगा, दूसरा पैराग्राफ वाला जवाब होगा कि अगर ब्रांच सर समराई रिटर्न, अगर रजिस्टर ऑफिस को, हेड ऑफिस को, जहां पे आपके ब्रांच कहां पे सेंड करेगी, जहां पे आपके ऑलरेडी बुक्स ऑफ अकाउंट पड़े हुए हैं। अगर कराची में पड़े हुए हैं तो कराची सेंड करेगी, अगर लाहौर में पड़े हुए हैं तो लाहौर में सेंड करेगी, ठीक है ना। अगर लांडी में पड़े हुए हैं तो लांडी में सेंड करेगी, जहां पे आपके मेन बुक्स ऑफ अकाउंट पड़े हुए हैं वहां पे ब्रांच सेंड करेगी। तो सर ये यहाँ तक रीड कर लें, इसके अंदर कोई भी मसला हो तो मुझे बताएं फिर आगे। सर अब बात ये है कि फाइन, अब देखो डायरेक्टर रेगुलर एक्टिविटीज के अंदर तो नहीं आ रहे होते कंपनी की, जो मोस्टली जो डायरेक्टर्स होते हैं, जैसे कंपनी के 6 डायरेक्टर्स हैं या 5 डायरेक्टर्स हैं जिसके अंदर मैंने आपको बताया था नॉर्मली उसी के अंदर में से ही 5 में से ही एक को चीफ एग्जीक्यूटिव बना लेते हैं। तो सर चीफ एग्जीक्यूटिव मेंबर भी हो सकता है, नॉन मेंबर भी हो सकता है, डायरेक्टर की मर्जी है 5 में से एक को चीफ एग्जीक्यूटिव बना ले या सर कोई बाहर से बंदे को हायर कर ले चीफ एग्जीक्यूटिव के लिए, तो डायरेक्टर्स की मर्जी है। तो बाहर से बंदे को हायर कर लेंगे तो वो नॉन मेंबर होगा, सो नॉन मेंबर कैन बी अ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ अ कंपनी, या डायरेक्टर्स में से बीच में से ही कोई एक बंदे को चीफ एग्जीक्यूटिव बना ले तो सर वो बन सकता है। तो एक बात याद रखना, जो बंदा चेयरमैन बन गया डायरेक्टर्स में से वो चीफ एग्जीक्यूटिव नहीं बन सकता। ये एमसीक्यूज के अंदर आ सकता है कि जो बंदा चेयरमैन बन गया वो सर चीफ एग्जीक्यूटिव नहीं बन सकता, चीफ एग्जीक्यूटिव चेयरमैन नहीं बन सकता और सर चेयरमैन चीफ एग्जीक्यूटिव नहीं बन सकता। अब सीन ये है कि जो डायरेक्टर्स होते हैं वो सर डे टू डे एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं होते। अब सर एक बंदा ज्यादा से ज्यादा एक बंदा फुल टाइम डायरेक्टर होता है, वो सर नॉर्मली सर्विसेज दे रहा होता है, वो डे टू डे एक्टिविटी में आ रहा होता है, बाकी 4 नहीं आ रहे, 5 में से एक आ रहा है, 4 नहीं आ रहे, वो सर 4 सिर्फ बोर्ड की मीटिंग में आते हैं, जब मीटिंग होती है तब आते हैं वरना नहीं आते। अगर सर जो एक बंदा आ रहा है वो तो कनेक्टेड है कंपनी से, जो 4 बंदे हैं उनमें से अगर कोई एक आता है और कंपनी के, तो सर फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंपनी के हिसाब किताब कौन बनाता होगा, ये बात बताओ, कौन बनाता होगा? सर सीएफओ बनाता होगा, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर।
सर असिस्टेंट मैनेजर बनाता होगा, असिस्टेंट मैनेजर फाइनेंस, सीनियर मैनेजर फाइनेंस, ठीक है, चीफ अकाउंटेंट बनाता होगा। सर उसके अलावा अल्लाह आपका भला करे, सर दूसरे छोटे छोटे ऑफिसर बना रहे होंगे, सेल्स, पूरी कंपनी ये चला रहे होते हैं। अगर कोई भी एक डायरेक्टर तो फुल टाइम आता है, लेकिन एक डायरेक्टर फुल टाइम नहीं आ रहा, वो बीच में ऐसे चक्कर लगा रहा है और वो कंपनी से हिसाब किताब लेना चाह रहा है। अपनी कंपनी जिसमें वो डायरेक्टर है, वो अपने ऑफिसर के सर क्या करना चाह रहा है, बुक्स ऑफ अकाउंट इंस्पेक्ट करना चाह रहा है, बुक्स ऑफ अकाउंट इंस्पेक्ट करना चाह रहा है, वो देखना चाह रहा है। तो वो कब देख सकता है सर, वो बिजनेस आवर्स, मतलब ऑफिस टाइमिंग में आके वो देख सकता है, किसी भी वक्त आके 9 से लेके 5 बजे तक अगर ऑफिस टाइमिंग है तो उसमें वो आके देख सकता है। ऐसे नहीं कि रात को 11 बजे ऑफिसर को बोले आ जाओ, 10 बजे बोले आ जाओ ऑफिस, मुझे जो है ना बुक्स ऑफ अकाउंट दो, तो ऐसे नहीं होगा। ऑफिस टाइम में बिजनेस आवर्स में आके वो बोल के सर वो चेक कर सकता है। तो सर फिर कंपनी का सारे ऑफिसर जिम्मेदार होंगे सर, जो वो डायरेक्टर बुक्स ऑफ अकाउंट में से कोई भी सवाल पूछेगा तो वो उसको बताएंगे, जो जो इंस्पेक्शन के वक्त जो वो बात पूछेगा वो उसको बताएंगे, भाई ये एक्सपेंस किस चीज का आ रहा है, ये पैसे कहाँ से आए, ये जो पैसे आए थे ये तुम लोगों ने कहाँ पे रिकॉर्ड किए हैं, इसकी एंट्री क्या की है, वो सब कुछ पूछ सकता है, ठीक है ना। बेड डेट कितना रिकॉर्ड किया है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट कितना है, सेल्स कितनी रिकॉर्ड की है, इस डेटा से कितने पैसे रिकवर हो गए, बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट बना लिए तो वो दिखा दो। तो ये सारी चीजें वो आपसे पूछ सकता है। अगर कंपनी की एक कोई ब्रांच ऑफिस है जो कि आउट ऑफ पाकिस्तान है, अगर कोई ऐसी कंपनी की ब्रांच ऑफिस है, लेट सपोज एक कंपनी है जिसकी ब्रांच ऑफिस आउटसाइड पाकिस्तान है, लेकिन उसका डायरेक्टर यहाँ पे बैठा हुआ है, हेड ऑफिस भी यहीं पे पाकिस्तान में। अब डायरेक्टर चाह रहा है कि जो आउट ऑफ पाकिस्तान एक ऑफिस है हमारी, लेट सपोज सर कीनिया में हमारी एक ऑफिस है, जो कि सर हम जो है ना टी के बड़े प्रोड्यूसर हैं, हमारी हेड ऑफिस कराची के अंदर है और एक हमारी ब्रांच ऑफिस कीनिया के अंदर है। तो सर अब डायरेक्टर चाह रहा है कि मैं कीनिया से भी ना अकाउंट्स मंगवा लूं, तो सर कंपनी की जिम्मेदारी है हेड ऑफिस की कि डायरेक्टर को जो बाहर पाकिस्तान से ऑफिस है वहां से भी अकाउंट्स बना के दिखाएं, और हर ऑफिसर जो जो उन अकाउंट्स बनाते हुए जिम्मेदार होगा वो सब जवाबदेह होंगे उस डायरेक्टर्स को, ठीक है ना। तो सर ये इसका जवाब है, आप जो है ना ये देख लें, ये पढ़ लें, रीड कर लें, तो फिर आगे बढ़ते हैं। ये भी रीड कर लें और सर ये भी रीड कर लें साथ साथ, ये प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर ये जो है ना, ये यहाँ से लेके ये भी रीड कर लें। ये मैंने आपको कोई 150 दफा रिपीट की होगी बात, ये रीड कर लें तो फिर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब सर एक स्टेप आगे बढ़ते हैं। अब बात यह है कि बुक्स ऑफ अकाउंट हर कंपनी ने बनाने होते हैं हर साल, और वो हर साल बना के सिंगल मेंबर कंपनी के अलावा हर कंपनी ने क्या करने हैं, बुक्स ऑफ अकाउंट बनाने हैं। और सर वो क्या करने हैं, सर वो आपने प्रेजेंट करने हैं एनुअल जनरल मीटिंग के अंदर, एनुअल जनरल मीटिंग के अंदर आपने प्रेजेंट करने हैं, ठीक है ना। सर फर्स्ट बुक्स ऑफ अकाउंट कितने मंथ्स में आपने प्रेजेंट करने हैं, सर 16 मंथ फ्रॉम इट्स डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। और आगे जो सब्सिक्वेंट आपने बुक्स ऑफ अकाउंट प्रेजेंट करने होते हैं वो कितने दिन के अंदर प्रेजेंट करने होते हैं, सर विद इन 4 मंथ फ्रॉम क्लोजर ऑफ फाइनेंशियल ईयर, क्योंकि एनुअल जनरल मीटिंग के अंदर मैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रेजेंट कर रहा होता हूँ, तो ये वही बात लिखी हुई है, ठीक है ना। अब सर बात ये कि फर्स्ट बुक्स ऑफ अकाउंट में कितने मंथ्स के अंदर प्रेजेंट करूंगा, विद इन, फर्स्ट बुक्स ऑफ अकाउंट कब बनेंगे, मतलब इनकॉर्पोरेशन होने के बाद। तो पहली एजीएमबी कब होगी, विद इन 16 मंथ फ्रॉम डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। तो हमें जहाँ फर्स्ट बुक्स ऑफ अकाउंट विद इन 16 मंथ फ्रॉम डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन एनुअल जनरल मीटिंग के अंदर आपने प्रेजेंट करने। उसके बाद सब्सिक्वेंट एजीएम कब होगी, सर विद इन 4 मंथ फ्रॉम क्लोजर ऑफ फाइनेंशियल ईयर। तो सर आपने सब्सिक्वेंट बुक्स ऑफ अकाउंट जितने भी बनेंगे 12 महीनों के, वो आपने कितने दिन के अंदर सर देने हैं, दिखाने, सर वो आपने दिखाने हैं विद इन 4 मंथ फ्रॉम क्लोजर ऑफ फाइनेंशियल ईयर। अब एक बात सुनो सर, जब बुक्स ऑफ अकाउंट बना दिए जाते हैं, जो ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट बन गई, फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंप्राइज ऑफ जो 5 चीजें थी वो जो आपने ऊपर कर ली खबर। सर बात ये कि ये मैं एनुअल जनरल मीटिंग के अंदर किसको दिखाता हूँ, सर मैं दिखा रहा होता हूँ शेयर होल्डर्स को, लेकिन शेयर होल्डर को कौन दिखा रहा होता है, डायरेक्टर्स दिखा रहे होते हैं। बात ये कि सर आप डायरेक्टर्स को दिखाएंगे तो सही, लेकिन डायरेक्टर बोलेंगे भाई मैं इन अकाउंट्स को मानूं कैसे कि ये तुम्हारे बनाए हुए हैं, इन पे साइन तो करो।
तो लॉ ने बोला जो फाइनेंशियल अकाउंट्स होंगे ना वो साइन किए जाएंगे अगर पब्लिक अनलिस्टेड और प्राइवेट कंपनी होगी। अगर पब्लिक अनलिस्टेड और प्राइवेट कंपनी होगी तो चीफ एग्जीक्यूटिव साइन करेगा और कम से कम एक डायरेक्टर साइन करेगा। अगर पब्लिक अनलिस्टेड और प्राइवेट कंपनी होगी तो सर तो चीफ एग्जीक्यूटिव साइन करेगा, चीफ एग्जीक्यूटिव साइन करेगा और सर उसके साथ साथ कंपनी का कोई भी एक डायरेक्टर साइन करेगा। अकाउंट्स पे, बैलेंस शीट पे साइन करेगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे साइन करेगा, सर कैश फ्लो पे साइन करेगा, सर चेंज इन इक्विटी पे साइन करेगा और नोट्स टू अकाउंट पे साइन करेगा। अगर बात ये फिर मेंबर कहते हैं, अगर मेंबर कहते हैं भाई साइन तो करो, अगर लिस्टेड कंपनी होगी तो सर एक चीफ एग्जीक्यूटिव साइन करेगा। ठीक है, साइन करना मतलब अथेंटिकेशन करना कि भाई अथेंटिकेट तो करो, तुम साइन करोगे तो कल हम तुम्हें पकड़ सकेंगे ना, हाँ भाई देखो तुमने बनाए हुए हैं ये अकाउंट, तुमने साइन किया हुआ है मतलब तुमने बनाए हुए हैं। कल को हम उनसे मेंबर उनको कहे भाई ये तो तुमने अकाउंट्स के अंदर ये गलती की है, तो सर ये बोल सकता है ना चीफ एग्जीक्यूटिव या डायरेक्टर्स के भाई नहीं नहीं मैंने थोड़ी अकाउंट्स बनाए। तो सर साइन करवाना मतलब उनको रिस्पॉन्सिबल ठहराना, अथेंटिकेट करो कि दीज अकाउंट्स आर अथेंटिकेट। तो सर अगर पब्लिक लिस्टेड कंपनी होगी तो उन पे साइन कौन करेगा? उन पे एक चीफ एग्जीक्यूटिव करेगा, एक सीएफओ करेगा और कोई भी एक डायरेक्टर करेगा। ठीक है, पब्लिक लिस्टेड कंपनी पे 3 बंदे करेंगे, एक चीफ एग्जीक्यूटिव, एक सीएफओ, एक डायरेक्टर। सर पब्लिक अनलिस्टेड एंड प्राइवेट कंपनी पे कितने बंदे करेंगे फाइनेंस स्टेटमेंट पे? 2 बंदे, एक चीफ एग्जीक्यूटिव, एक डायरेक्टर, बस सीएफओ नहीं करेगा। लेकिन अगर सर वो खुद से करना चाहे तो कर सकता है, लॉ की जिम्मेदारी नहीं है, लॉ ने जिम्मेदारी नहीं लगाई। लिस्टेड पब्लिक लिस्टेड कंपनी पे लॉ ने जिम्मेदारी लगाई है। सर अगर इससे ज्यादा बंदे करना चाहें तो बेटा कर सकते हैं, मिनिमम ये करें, लेकिन अगर ज्यादा करना चाहें तो कर सकते हैं। सर अगर चीफ एग्जीक्यूटिव प्रेजेंट नहीं है पाकिस्तान के अंदर, जिस वक्त अकाउंट्स बनाए जा रहे हैं चीफ एग्जीक्यूटिव आउट ऑफ पाकिस्तान गया हुआ है या कोई उसकी मजबूरी है वो नहीं आ सका, तो फिर कौन करे? तो चीफ एग्जीक्यूटिव की जगह, चीफ एग्जीक्यूटिव वैसे भी एजेंट होता है डायरेक्टर्स का, तो चीफ एग्जीक्यूटिव की जगह कोई भी एक डायरेक्टर कर ले। इसका मतलब प्राइवेट कंपनी और पब्लिक अनलिस्टेड के अंदर अगर चीफ एग्जीक्यूटिव ने साइन नहीं की तो चीफ एग्जीक्यूटिव की जगह एक डायरेक्टर ने की, और जो दूसरी जगह है डायरेक्टर वाली वहां पे भी एक डायरेक्टर करेगा, मतलब 2 डायरेक्टर साइन करके दे देंगे। वैसे पब्लिक अनलिस्टेड और प्राइवेट कंपनी की साइन करना किसकी जिम्मेदारी? एक चीफ एग्जीक्यूटिव की, एक डायरेक्टर की। डायरेक्टर वाली पे तो डायरेक्टर ने साइन की, लेकिन चीफ एग्जीक्यूटिव अगर प्रेजेंट है तो उसने खुद साइन किया, अगर नहीं है तो कोई एक और डायरेक्टर कर लेगा, मतलब 2 डायरेक्टर ने कर ली। अगर पब्लिक लिस्टेड कंपनी है तो उसके अंदर एक चीफ एग्जीक्यूटिव करता है, एक सीएफओ करता है, एक डायरेक्टर करता है। तो डायरेक्टर वाली पे डायरेक्टर ने की, सीएफओ वाली पे सीएफओ ने की। अगर चीफ एग्जीक्यूटिव अवेलेबल है तो वो करेगा, पर अगर वो अवेलेबल नहीं है तो कोई एक डायरेक्टर करेगा। इसका मतलब 2 डायरेक्टर ने की और एक सीएफओ ने साइन कर ली। सर अब बात ये कि डायरेक्टर्स ने ये अकाउंट्स पे साइन वाइन कर लिए, अब वो क्या शेयर होल्डर को दिखाएंगे एनुअल जनरल मीटिंग के अंदर? शेयर होल्डर तो बोलेंगे कि नहीं भाई हम कैसे मान लें कि ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो सही है या गलत है? हम कैसे मान लें? फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होते हैं? हिसाब किताब, पूरे साल तूने क्या किया, क्या किया। सर उन्होंने बताया हमने ये किया, ठीक है ना। ए डायरेक्टर पूरे साल तूने क्या किया, ए शेयर होल्डर पूरे साल हमने ये किया, ये किया, ठीक है ना। अब हिसाब किताब ये कि वो माने कैसे कि सही है। तो लॉ ने बोला फाइनेंशियल स्टेटमेंट जैसे तुम्हारे बन जाएंगे तो एनुअल जनरल मीटिंग में शेयर होल्डर को दिखाने से पहले तुम करवा लोगे ऑडिट, तुम करवा लोगे ऑडिट। जब ऑडिटर ऑडिट कर लेगा तो बदले में दे देगा तुम्हें ऑडिट रिपोर्ट के फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही से बने हुए हैं कि नहीं। तो जैसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट बन जाते हैं, लेट सपोज जनवरी 1 2020 से लेके 31 दिसंबर 2020 तक ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट मैंने बना लिए। इसकी एनुअल जनरल मीटिंग आपने कब तक कर लेनी है? सर आपने कर लेनी है लेट सपोज 28 अप्रैल तक। 28 अप्रैल तक आपने इसकी एनुअल जनरल मीटिंग कर लेनी है, ठीक है ना। अब हिसाब किताब ये है कि 28 अप्रैल तक मुझे इसकी एनुअल जनरल मीटिंग कर लेनी, तो इन 4 महीनों के अंदर 28 अप्रैल 2021 तक एनुअल जनरल मीटिंग कर लेनी है। कौन से अकाउंट्स प्रेजेंट होंगे? सर जनवरी 2020 से लेके 31 दिसंबर 2020 तक के अकाउंट्स प्रेजेंट होंगे। अब सर इन 4 महीनों के अंदर मतलब जनवरी 2021 से लेके 28 अप्रैल 2021 तक
मैं बात कर रहा हूं, दोबारा से सुन ले, जनवरी 1 2020 से लेकर 31 दिसंबर 2020 के अकाउंट्स बनने, ठीक है ना। इसकी एजीएम कब होगी सर? 28 अप्रैल 2021 तक कर लेनी है आपने एजीएम, सही है ना। विद इन 4 मंथ फ्रॉम क्लोजर ऑफ फाइनेंशियल ईयर अकाउंट बनेंगे 12 महीनों के। अब शेयर होल्डर को इस टाइम में कभी आप कर लें सर, इस टाइम में आपने एजीएम करनी है, इस टाइम पीरियड में आपने क्या करना है? ऑडिट करवा लेना है। मतलब जनवरी 1 से लेकर 31 दिसंबर 2020 तक के आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना लिए, आपने ऑडिटर को बुला लिया, ऑडिटर ने क्या किया? ऑडिट करके आपको ऑडिट रिपोर्ट दे दी। उसके बाद ऑडिटर ने ऑडिट रिपोर्ट करके आपको क्या दी होगी सर? आपके पॉइंट्स निकाले होंगे कि आपने ये गलती की है, ये गलती नहीं की, ठीक है ना। आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर ये गलत है, ये गलत है, तो उसका जवाब आप देते हैं सर थ्रू फॉर्म ऑफ डायरेक्टर रिपोर्ट। डायरेक्टर रिपोर्ट के अंदर ऑडिटर की ऑब्जर्वेशन का भी सर जवाब हो रहा होता है, और कंपनी ने पूरे साल क्या किया, आगे की हमारी फ्यूचर प्लानिंग क्या होगी, तो सर कंपनी के डायरेक्टर्स भी रिपोर्ट दे रहे होते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनती है, ऑडिट हो रही होती है तो ऑडिट रिपोर्ट आ जाती है, डायरेक्टर भी अपनी रिपोर्ट बना रहे होते हैं, वो उसके अंदर ब्रीफ रिव्यू दे रहे होते हैं, हमने पूरे साल क्या किया, हमारी क्या परफॉर्मेंस रही, हमारे क्या क्या प्रोजेक्ट्स थे, उनके अंदर हमारी क्या अचीवमेंट थी, हमारे फ्यूचर के क्या प्रोजेक्ट्स होंगे, ऑडिटर ने अगर ये हमारी गलती निकाली है तो इसको हम कैसे इंप्रूव करेंगे, हमारा उस पर क्या रिस्पॉन्स है। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनती है 12 महीने की, ऑडिट रिपोर्ट बनती है सर, ऑडिट रिपोर्ट ऑडिटर ऑडिट रिपोर्ट दे देता है सर, ऑडिट करके डायरेक्टर रिपोर्ट बन जाती है। ये कौन करती है? ये सर प्राइवेट कंपनी भी करती है, पब्लिक अनलिस्टेड भी करती है, पब्लिक लिस्टेड भी करती है। ये क्या करेंगे फिर सर? ये तीनों मिला के, ये तीनों चीजें फाइनेंशियल स्टेटमेंट, डायरेक्टर रिपोर्ट एंड ऑडिट रिपोर्ट, ये सर मैंने सीक्वेंस बता दी, पहले फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनेगी, फिर ऑडिट रिपोर्ट बनेगी, फिर डायरेक्टर रिपोर्ट बनेगी। सर ये क्या करेंगे? 21 दिन पहले सर शेयर होल्डर को सेंड की जाती है एनुअल जनरल मीटिंग में, और एनुअल जनरल मीटिंग में ये पेश की जाती है, और एक कॉपी आप कंपनी अपने ऑफिस के अंदर रखती है, कोई भी मेंबर आके देख सकता है। लेकिन जो लिस्टेड कंपनी होती है वो 3 डॉक्यूमेंट तो बना रही होती है, एक डॉक्यूमेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ऑडिट रिपोर्ट, डायरेक्ट रिपोर्ट, उसके साथ साथ चेयरमैन रिव्यू रिपोर्ट, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का चेयरमैन होता है वो अपनी एक रिपोर्ट बना रहा होता है, चेयरमैन रिव्यू रिपोर्ट। ये इन रिपोर्ट्स के अंदर क्या होता है वो आगे पढ़ लेंगे। जो अनलिस्टेड और प्राइवेट होंगी वो 3 चीजें बनाएंगे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ऑडिट रिपोर्ट एंड डायरेक्ट रिपोर्ट। लेकिन लिस्टेड कंपनी साथ में चेयरमैन रिव्यू रिपोर्ट भी बनाएगी, और वो क्या करेगी? वो भी अपने मेंबर्स को सेंड करेगी। लेकिन सर जो कंपनी जिसका पेड अप कैपिटल इशूड सब्सक्राइब एंड पेड अप कैपिटल अगर 1 मिलियन से कम है तो उसको ऑडिट करवाने की जरूरत नहीं है, उसको ऑडिट करवाने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। अगर वो खुद से करवाना चाहती है तो उसकी मर्जी। लॉ ने बोला जिस कंपनी का पेड अप कैपिटल 1 मिलियन से कम है, 10 लाख से कम है, उसको इशूड सब्सक्राइब एंड पेड अप कैपिटल उसको ऑडिट करवाने की जरूरत नहीं है, बाकी सब करवाएंगे। जो लिस्टेड कंपनी होती है सर वो क्या करती है? 3 कॉपीज सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ जैसे मेंबर्स को कॉपी सेंड करती है ना 21 दिन पहले, उसी के साथ साथ कौन कौन सी कॉपी सेंड करती है लिस्टेड कंपनी? फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ऑडिट रिपोर्ट, डायरेक्टर रिपोर्ट, चेयरमैन रिव्यू रिपोर्ट। ये जैसे मेंबर को 21 दिन पहले सेंड करती है ना, एनुअल जनरल मीटिंग जब होने वाली होती है उससे 21 दिन पहले नोटिस के साथ सेंड करती है, तो सर वो उसी के साथ साथ 3 कॉपीज मेंबर को तो एक एक सेंड करेगी, लेकिन सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान को 3 कॉपी सेंड करेगी, 3 कॉपी रजिस्ट्रार को सेंड करेगी, 3 कॉपी स्टॉक एक्सचेंज को, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज को सेंड करेगी। जैसे मेंबर को सेंड करेगी उसके साथ 3 कॉपीज सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान को, 3 कॉपीज रजिस्ट्रार को, 3 कॉपीज स्टॉक एक्सचेंज को सेंड करेगी, ठीक है। और साथ साथ अपनी वेबसाइट पे भी अपलोड कर लेगी। हर कंपनी की वेबसाइट होती है, आप किसी भी लिस्टेड कंपनी की वेबसाइट उठा के देख ले, उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपको वेबसाइट पे नजर आ रहे होंगे, ठीक है ना सर। ये हिसाब किताब है। अगर कोई कंपनी अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं बना पाती है तो वही बात है, एनुअल जनरल मीटिंग फिर टाइम पे नहीं कर सकेगी। एनुअल जनरल मीटिंग का काम यही होता है डिविडेंड देना, सर फाइनेंशियल स्टेटमेंट अप्रूव करना। तो सर अगर आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट टाइम पे नहीं बन सके तो मतलब आप एजीएम टाइम पे नहीं करेंगे, एजीएम टाइम पे नहीं करेंगे तो इन द केस ऑफ लिस्टेड कंपनी कमीशन को कहती है मुझे
मुझे एक्सटेंशन दे दो, तो कमीशन उसको मैक्सिमम अप टू 30 डेज एक्सटेंशन देगी, एक्सटेंशन। इन केस ऑफ अदर कंपनी, मतलब प्राइवेट कंपनी एंड पब्लिक अनलिस्टेड कंपनी, वो रजिस्ट्रार को कहेंगी, तो उनको मैक्सिमम अप टू 30 डेज सर एक्सटेंशन मिल सकती है। सर ये हिसाब किताब है। और हमेशा हमेशा कंपनी पहले साल में जब फर्स्ट टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेशन होता है, उस साल में 12 महीनों से ज्यादा के अकाउंट्स बना सकती है, 12 महीनों के ज्यादा से अकाउंट बना सकती है जब पहली दफा अकाउंट बना रही होगी, फर्स्ट टाइम आफ्टर इनकॉर्पोरेशन। लेकिन उसके बाद कंपनी कभी भी 12 मंथ से ज्यादा के अकाउंट्स नहीं बनाएगी, हमेशा 12 मंथ के ही अकाउंट्स बनाएगी, या उससे कम के बनाना चाहे तो बना सकती है, 3 महीने की बनाए, 6 महीने की बनाए, 9 महीने की बनाए, लेकिन 12 महीने से ज्यादा की नहीं बना सकती। पर अगर 12 महीने से ज्यादा के बनाना चाहती है तो वो हमेशा रजिस्ट्रार को रिक्वेस्ट करेगी, उसके बाद बना सकती है। कोई भी कंपनी अगर 13 महीने के, 14 महीने के, 15 महीने के अकाउंट्स बनाना चाहती है, जैसे जनवरी 1 2020 से लेके मैं 31 मार्च 2021 तक, मतलब 15 महीने के अकाउंट बनाना चाहता हूं, तो मैं रजिस्ट्रार को एप्लीकेशन लिखूंगा, अगर वो अप्रूव करेगा तो बनाऊंगा, वरना मैं नहीं बना सकता। मैं 12 महीने से ज्यादा के अकाउंट्स नहीं बनाऊंगा। सर ये हिसाब किताब है। अगर आप अब यहां से लेके वंस इन कैलेंडर ईयर से लेके ये पूरा, ये सर ये पूरा आप रीड करते जाएं, यहां तक रीड करें सर, कंपनी तक, ये आपका आसानी से सर कवर हो जाएगा ये वाली बातें। सर ये भी आप रीड कर लें, ये भी मैंने आपको बता दिया। सर ये यहां तक आप रीड कर लें, पावर टू अप्रूव तक, ये पावर टू अप्रूव तक आप रीड कर लें, ठीक है ना। उसके बाद फिर हम इंशाल्लाह कल कवर करेंगे और इस चैप्टर को खत्म करेंगे। ठीक है, अल्लाह हाफिज।